हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। सो गाइज, आई होप आपकी सीसैट की क्लासेस अच्छी चल रही होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, बिल्कुल टिप टॉप चल रहा होगा मामला। आज की सीसैट की क्लास में ना हम थोड़ा सा आपके शेड्यूल के क्लासेस के शेड्यूल से थोड़ा ब्रेक लेंगे। आपकी अभी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की क्लासेस तो चल ही रही थी। आज हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं करेंगे। आज हम क्या करेंगे, आज हम पास्ट ईयर जो यूपीएससी का पेपर है ना, उसके क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। ऑलराइट, उसके क्वेश्चंस आपको मैं बताता जाऊंगा आपने कैसे सॉल्व करने हैं, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड। इंग्लिश वाला जो पोर्शन होगा ना सीसैट का, उसके क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एग्जामिनेशन के टाइम पे, एग्जामिनेशन प्रेशर के दौरान आपने कैसे हैंडल करना है चीजों को। ऑलराइट, तो आज की वीडियो में ना हम सबसे पहले दो कॉम्प्रिहेंशंस देखेंगे। ये जो एग्जाम है ना, ये जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ये 2018 का सीसैट का पेपर है, पेपर 2 सीसैट 2018 पीपीएससी का। तो इसमें शुरुआत में ही दो कॉम्प्रिहेंशन पूछ लेते हैं ये, राइट। तो हम फटाफट से देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी और कैसे फूल प्रूफ तरीके से करना है। ऑलराइट, चलो नाउ सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है कॉम्प्रिहेंशन का, ठीक है। और इस कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड पीपीएससी ने 5 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। मैं अगर आपको सच्ची बात बताऊं तो एक तरह से ये 5 फ्री के नंबर है, फ्री के नंबर। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछेंगे और बहुत ही इजी कॉम्प्रिहेंशन है ना। कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस जब आपने सॉल्व करने होते हैं ना, तो सबसे पहली चीज आपने पता क्या करना है, एक बारी एक कर्सरी रीडिंग दे देनी है पूरे कॉम्प्रिहेंशन की। ये जो पूरा कॉम्प्रिहेंशन है, एक ब्रीफ में आपने रीडिंग दे देनी है और आपको 5 मिनट से ज्यादा लगेंगे नहीं इसमें, ठीक है ना। जैसे ही आप पूरा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे ना, ये जैसे पूरा कॉम्प्रिहेंशन है यहां से लेके यहां तक, ठीक है। पूरे कॉम्प्रिहेंशन में आपको बस आपके दिमाग में एक समरी सी बैठ जानी चाहिए। एक आपने नॉर्मल रीडिंग देनी है, बहुत ही ध्यान वाली रीडिंग नहीं, एक नॉर्मल रीडिंग देनी है और आपके दिमाग में एक समरी आ जाएगी, आपके दिमाग में एक जिस्ट आ जाएगा कि ये कहानी में कहना क्या चाह रहे हैं। ऑलराइट, नाउ जैसे ये पहला कॉम्प्रिहेंशन है ना, इसकी जिस्ट मैं आपको बता देता हूं। जब मैंने पढ़ा इसे तो मेरे दिमाग में क्या जिस्ट आई, जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1921 में लॉन्च करी थी ना, उससे टैगोर नाराज हो गए थे। टैगोर कहते हैं कि नेशनलिज्म जो होता है ना, जो इंटरनल नेशनलिज्म होता है कि इंडिया बेस्ट है बाकी सारे खराब है, वो खराब होता है। नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी खराब है, टैगोर कहते हैं। टैगोर कहते हैं कि हमें पूरी ह्यूमन काइंड की तरफ होना चाहिए। नेशनलिज्म ना लोगों को बांटता है कि मैं इंडियन, मैं पाकिस्तानी, मैं इंग्लिश, मैं ब्रिटिश, राइट। पर जो पूरी दुनिया के बारे में सोचता है ना, अपने आप को वन मैनकाइंड का पार्ट मानता है, ह्यूमन काइंड का पार्ट मानता है, वो बेटर आइडियोलॉजी है ना। गांधी जी जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करते हैं वो तो नेशनलिज्म के बेस पे करते हैं। टैगोर कहते हैं कि नेशनलिज्म होना नहीं चाहिए, नैरो नेशनलिज्म है। तो इस पे ना टैगोर और गांधी जी की मीटिंग होती है। उस मीटिंग के बारे में बताया हुआ है कि मीटिंग में टैगोर गांधी जी को क्या कहते हैं और गांधी जी के क्या व्यूज होते हैं, ठीक है। नाउ टैगोर कहते हैं कि जब वो यूरोप गए थे ना, तो वहां पे ऐसे यूरोपियन स्टूडेंट से मिले थे जो पूरे, जिनकी आइडियोलॉजी ये थी कि नेशनलिज्म कुछ नहीं होता, पूरी मैनकाइंड एक परिवार है, वसुदेव कुटुंब टाइप, ठीक है। वसुदेव कुटुंब मेंशन नहीं है पर मैं आपको बता देता हूं कि पूरी मैनकाइंड एक ही है, कोई नेशंस में नहीं बांटना चाहिए। तो टैगोर कहते हैं यूरोप में अगर लोग ऐसा सोच रहे हैं, मैं जब वापस इंडिया में आता हूं तो इंडिया में मेरे को नेशनलिस्ट लोग मिलते हैं, राइट। अब इसका जवाब गांधी जी कहीं देते हैं। गांधी जी कहते हैं कि जो इंसान खुद को नहीं बचा सकता ना, वो दूसरों को क्या बचाएगा। मतलब अगर अभी हमें ब्रिटिश पीस रहे हैं, हमें तंग कर रहे हैं, तो पहले हमें खुद को संवारना पड़ेगा, खुद को बेटर करना पड़ेगा। ब्रिटिश जो हमें सप्रेस कर रहे हैं, वो सप्रेशन हटाना पड़ेगा। जब हम ठीक हो जाएंगे तब हम दूसरों की हेल्प करेंगे, तब हम ह्यूमन काइंड के बारे में सोचेंगे, मैन काइंड के बारे में सोचेंगे, राइट। तो ये एक मोटा मोटा सा जिस्ट मिल जाता है, ठीक है। आपको ये जिस्ट मिल जाएगा जैसे ही आप पूरा पैराग्राफ, पूरा ये कॉम्प्रिहेंशन पढ़ दोगे। फिर आपने आना है क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चंस को भी सॉल्व कैसे करना है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड टैगोर इनिशियली मेक ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। टैगोर के क्या व्यूज थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। अब आपके दिमाग में जिस्ट तो आ गया है कॉम्प्रिहेंशन का। अब आपने देखना है कि इस सवाल का जवाब ना कौन से पैराग्राफ में होगा, कॉम्प्रिहेंशन के कौन से पोर्शन में होगा ना। मैंने ये जो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा था ना, और जब मैंने ये पहला क्वेश्चन पढ़ा है, मेरे को आइडिया लग गया कि इस सवाल का जवाब ना पहले पैराग्राफ में ही होगा, शुरुआत में ही होगा।
तो मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन पढ़ता हूं और आइडिया लगाता हूं कॉम्प्रिहेंशन के किस हिस्से में मेरा जवाब है, वहां पहुंच जाता हूं। जैसे ही मैं वहां पहुंचता हूं उस पैराग्राफ को अब ध्यान से पढ़ता हूं, और जब मैं उस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ता हूं ना, मुझे ये लाइन मिलती है। टैगोर कहते हैं कि नैरो नेशनलिस्ट आइडियाज दैट वर ऑलरेडी आउट ऑफ डेट। ठीक है, पूरा ये कहते हैं कि ही वाज टैगोर ना, जब शांति निकेतन उनका स्कूल था, यूरोप से जब टैगोर वापस आते हैं, इस पैराग्राफ में लिखा है, तो वो हैरान हो जाते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सारी दुनिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मान रही है और लोगों की आइडियोलॉजी है नैरो नेशनलिज्म की, नैरो नेशनलिस्ट आइडियाज दैट वर ऑलरेडी आउट ऑफ डेट। टैगोर कहते हैं कि नेशनलिज्म का आइडिया आउट ऑफ डेट है, अब सारी दुनिया वन कम्युनिटी, वन ह्यूमन काइंड पे जा रही है। राइट, ये आपको लाइन मिल गई। अब आपको आइडिया हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आ जाओ इधर। What did Tagore initially make of the non-cooperation movement? The movement was based on the refreshing ideas that ought to be embraced. ये तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि मूवमेंट नेशनलिज्म के आइडिया पे होनी चाहिए, या टैगोर ये मानते थे कि ये मूवमेंट अच्छे आइडियाज पे बेस्ड है। बिल्कुल नहीं, टैगोर तो नॉन कोऑपरेशन के खिलाफ थे। देन द मूवमेंट डिडंट डिजर्व अ थॉट और कंटेम्पलेशन। इस मूवमेंट में कोई सोच विचार की जगह नहीं है, होनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये भी नहीं कह रहे थे। The movement was guilty of accepting an outdated ideology of narrow nationalism. अब आपने वो लाइन पढ़ ली है, exactly उस पैराग्राफ में यही लाइन लिखी हुई है, narrow nationalism that was outdated। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, आप डी भी पढ़ सकते हो। The movement convinced him about the failure of Gandhi as a mass leader। ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। ठीक है, ये बात जरूर हुई थी। क्लियर? तो इससे आपको पहला आंसर, और आप श्योर शॉट हो क्योंकि आपको पैराग्राफ में ये लाइन ही दिख गई, एग्जैक्ट वर्ड्स ही दिख गया, आउटडेटेड आइडियोलॉजी, नैरो नेशनलिज्म। तो सी पक्का सही आंसर है। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। Which of the following statements is true according to the passage? इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है? नाउ आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया, अब आपको आइडिया सा लग गया कि टैगोर के क्या व्यूज थे और गांधी जी के क्या व्यूज थे। ठीक है, नाउ पहला है कि इस पैसेज के हिसाब से क्या सही है। टैगोर क्या मानते थे? टैगोर कंसिडर्ड द मूवमेंट एज अ सेटबैक टू द प्रोमिसिंग साइंस फॉर ह्यूमैनिटी ही सॉ इन यूरोप। मैंने आपको जैसा बताया था कि टैगोर जब यूरोप से वापस आए, यूरोप में उन्होंने देखा कि यूरोपियन स्टूडेंट्स जो हैं वो ह्यूमैनिटी के बारे में सोच रहे हैं, अपने कंट्री नेशन के बारे में नहीं सोच रहे। राइट, तो शायद ये ए ऑप्शन सही हो सकती है। टैगोर तो ऐसा मानते थे। सेकेंड, गांधी एंड टैगोर कुड नॉट आर्ग्यू विद ईच अदर एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। नहीं, दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट भी हुई, ये पैसेज में ही लिखा हुआ है। आफ्टर मीटिंग गांधी, टैगोर वॉज कन्विंस्ड ऑफ द वर्च्यूज एंड पोटेंशियल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नहीं, टैगोर बिल्कुल नहीं मानते थे। गांधी से मिलने के बाद भी टैगोर ने यही कहा कि नॉन कोऑपरेशन सही नहीं है। गांधी जी रिफ्यूज टू रिस्पॉन्ड आफ्टर टैगोर वेंट पब्लिक विद हिज क्रिटिक ऑफ द मूवमेंट। ऐसा भी कुछ कहीं नहीं लिखा। तो आपको लगता है ऐसा जब ट्रू का क्वेश्चन आ जाता है इस टाइप का, तो आपको देखना है कि इस पैसेज को पढ़ने के बाद सबसे ज्यादा लॉजिकल चीज क्या निकलती है। तो आपको पता चलता है कि ट्रू तो यही स्टेटमेंट है, ए ही है। ठीक है, क्योंकि इस पैसेज में यही लिखा है, टैगोर यही कहते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो की गई थी ना, वो गलत थी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज अ सेटबैक टू द आइडिया ऑफ वन ह्यूमैनिटी। एक वर्ल्ड होना चाहिए, एक ह्यूमन काइंड होनी चाहिए। ऑलराइट, फटाफट से अब हम बाकी भी देख लेते हैं। आपको बस अब आइडिया लग गया। According to Mahatma Gandhi, which adjective was not a suitable characteristic of Indian nationalism? Now, आप जैसे ये क्वेश्चन देखोगे ना, आप देखना कि इस क्वेश्चन का आंसर पैसेज के कॉम्प्रिहेंशन के कौन से हिस्से में लाए करता है। अगर आप ये पैसेज पढ़ते तो आपको पता चलता कि एंड में लाए करता है गांधी जी का आंसर। गांधी रिस्पॉन्डेड इमीडिएटली डिफेंडिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब इस पैसेज में आप देखना, गांधी पता क्या कहता है? गांधी जी पता क्या कहते हैं? गांधी जी कहते हैं कि हमारी जो नेशनल मूवमेंट है ना, वो कोई एक्सक्लूसिव नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट गांधी जी तो यही कहते हैं, यहां पे लिखा होगा, गांधी जी कहते हैं कि हमारी जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, नेशनलिस्ट मूवमेंट है, यही एग्जैक्ट लाइन लिखी है। इट इज हेल्थ गिविंग, रिलीजियस एंड देयर आफ्टर ह्यूमैनिटेरियन। ठीक है, ये अच्छी है, इंक्लूसिव है, ये सारी चीजें हैं, इसमें कोई एक्सक्लूजन नहीं है। टैगोर जो कह रहे हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में, वो गलत है। ठीक है, तो इससे आपका आंसर क्या निकलेगा? थर्ड, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी,
विच एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब क्या क्वालिफिकेशन है इस मूवमेंट की, वॉज नॉट अ सूटेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, गांधी जी कहते हैं कि जो इंडियन नेशनलिज्म के बारे में लोग बोल रहे हैं कौन सी बात सही नहीं है। लोग अगर बोल रहे हैं इंडियन नेशनलिज्म को इंक्लूसिव, तो बिल्कुल सही बात है। ह्यूमैनिटेरियन, वो तो कह ही दिया गांधी जी ने। रिलीजियस, वो भी आपने देख लिया, कहा था कि ये नॉन कोऑपरेशन नेशनलिस्ट मूवमेंट रिलीजियस है। अग्रेसिव, अग्रेसिव का मतलब अगेंस्ट अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। गांधी जी कहते हैं मेरी जो हमारी नेशनलिस्ट मूवमेंट है अच्छी है, बुरी नहीं है, इंक्लूसिव भी है, ह्यूमैनिटेरियन भी है, रिलीजियस भी है, अग्रेसिव नहीं है। तो नॉट के लिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा अग्रेसिव। ठीक है, ऐसे ही करना है कॉम्प्रिहेंशन को। पहले एक जिस्ट बना लेनी है, पूरा समरी रीडिंग देनी है, पढ़ लेना है, और उसके बाद क्वेश्चन के हिसाब से उस पैराग्राफ पे जाना है जहां आपको लगता है इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, नाउ गांधी जी ने ना एंड में एक लाइन बोली थी, The mice which helplessly find themselves between the cat's teeth acquire no merit from their enforced sacrifice. टैगोर को जवाब देते हुए, वैसे एग्जैक्टली जवाब नहीं दिया, पर टैगोर के क्रिटिसिज्म को आंसर करते हुए उन्होंने पता क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि एक चूहा जो ऑलरेडी दबा हुआ है एक बिल्ली के जबड़े में, दांत में, ठीक है, कैट्स टीथ, उसको आप क्या कहोगे कि वो सैक्रिफाइस कर दे और पूरी कम्युनिटी के बारे में सोचे? हिंदुस्तान अभी ब्रिटिश के जबड़े में दबा हुआ है, हिंदुस्तान कैसे सैक्रिफाइस कर दे? और वो देश जो ऑलरेडी किसी के जबड़े में दबा हुआ है वो सैक्रिफाइस कर देता है, उसको लोग कोई कुछ अच्छा नहीं मानते। ठीक है, तो इन्होंने कहा द माइस विच हेल्पलेसली, जो ऑलरेडी दबा हुआ है वो कहते चलो मैं दबने को तैयार हूं बाकियों का भला करने के लिए। तो लोग कहेंगे तू तो ऑलरेडी दब रहा था, तू क्या तैयार हो रहा है? राइट, ये बोला है। अब ये एंड में लाइन बोली है, ये देखो, द माइस विच हेल्पलेसली फाइंड देमसेल्व्स बिटवीन द कैट्स टीथ एक्वायर नो मेरिट फ्रॉम देयर एनफोर्स्ड सैक्रिफाइस। अब ये आपसे पूछते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या है। ठीक है, अब इस लाइन का मतलब क्या होगा? अभी मैंने बता दिया, ऑप्शन ए, ब्रेव मेन आर इन ट्रूथ कावर्ड्स, ऐसा कुछ नहीं कहा है। वीक पीपल डिजर्व नो प्रेज फॉर नॉट फाइटिंग बैक, जो ऑलरेडी दबे हुए हैं अगर वो फाइट बैक नहीं कर रहे उनकी कोई प्रेज थोड़ी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को ऑलरेडी बहुत सारे लोग तंग कर रहे हैं और मैं लड़ नहीं रहा वापस, ठीक है, तो मुझे ना इस बात का कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहिए कि देखो मैं तो लड़ता ही नहीं, मैं तो कुछ करता ही नहीं। जब ऑलरेडी दबा हुआ है वो बंदा क्या करेगा? मेक सेंस? तो इसका आंसर होगा आपका बी। ठीक है, बाकी दूसरे ऑप्शन आप एक्सक्लूड भी कर सकते हो। स्मॉल एनिमल इज ईटन बाय द लार्ज एनिमल, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इंडिया कैन इजीली डोमिनेट यूरोप, ऐसा भी कुछ नहीं बोला हुआ है, यही मतलब है इसका। क्लियर? और फटाफट से फिफ्थ क्वेश्चन अगर हम देखें, When and where did Tagore meet Gandhi after returning from Europe? अगर आप ये कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे तो इस कॉम्प्रिहेंशन की स्टार्टिंग में बताया हुआ है कि टैगोर और गांधी जी की मीटिंग होती है। आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन पढ़ना है, फटाफट से टॉप पे चले जाना है अपने कॉम्प्रिहेंशन के, और वहां ढूंढना है इनकी मीटिंग के बारे में कहां बात हुई है। एक तो जुलाई 1921 बोला हुआ है, बट जुलाई 1921 में आप देखोगे टैगोर रिटर्न होम फ्रॉम यूरोप, तो ये डेट नहीं होगी, इस टाइम तो टैगोर वापस आए थे। एक देखना, इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर गांधी मेट टैगोर एट हिज फैमिली होम इन कैलकाटा, ये लाइन आपका आंसर है। व्हेन डिड टैगोर एंड, तो क्या है, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, सितंबर कहीं नहीं है, कैलकाटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, अब प्रैक्टिस करने के लिए एक और कॉम्प्रिहेंशन फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे कॉम्प्रिहेंशन में आ जाते हैं, और जैसे मैंने तरीका बताया था ना पहले कॉम्प्रिहेंशन में, वैसा ही तरीका फॉलो करते हैं। ठीक है, पहले इस कॉम्प्रिहेंशन को ब्रीफ सी रीडिंग दे देते हैं, फिर एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने बताया था वैसे ही करेंगे। आप देखना कितना कम टाइम लगता है। ऑलराइट, जो टाइम लगेगा भी ना इसको करने में, वो मेरे को आपको समझाने में ज्यादा लगेगा। ठीक है, वैसे देखना कितनी जल्दी हो जाता है और फुल प्रूफ हो जाता है। ये फ्री के नंबर है एक तरह से। क्लियर? चलो, ये कॉम्प्रिहेंशन है इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में, और आपको ना एक चीज याद रखनी है, ये पेपर है 2018 का। 2018 में वो वाली हालत नहीं हुई थी इंडिया चाइना रिलेशंस की जो अब है। राइट, ये जो गलवान वैली वगैरह में हुई थी वो हालत ज्यादा अभी वाली हालत ज्यादा खराब है। 2018 में बस एक ना डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था। राइट, तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखना। क्लियर? चलो, द इंडिया चाइना रिलेशनशिप हैज ऑलवेज बीन टू कॉम्प्लेक्स टू क्लासिफाई अंडर अ सिंगल थीम। मतलब इंडिया चाइना का जो रिलेशनशिप है आप उसे ऐसे नहीं कह सकते, एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते कि ये एनिमी है, ये फ्रेंड्स हैं। ठीक है, competition, cooperation, discord is often evoked term typology that reflects the contradictory nature of this relationship। मतलब इनका रिलेशनशिप ऐसा है, कभी कंपटीशन है, कभी कोऑपरेशन है, कभी डिस्कॉर्ड है।
ऐसा रिलेशनशिप आप एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते। अब लास्ट ईयर विटनेस्ड ऑल दीज फैसेट्स प्ले आउट, मतलब लास्ट ईयर 2018 से एक साल पहले आपने कंपटीशन भी देखा, कोऑपरेशन भी देखा, डिस्कॉर्ड भी देखा। इंडिया स्ट्रेंथेंड क्रिटिक ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, आप जानते हो इंडिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट नहीं है। इंडियाज एंट्री इनटू द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका चाइना भी पार्ट है, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को इंडिया क्रिटिसाइज कर रहा है, दैट इज आपका कंपटीशन। एससीओ शंघाई कोऑपरेशन एग्रीमेंट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो रहा है, दैट इज कोऑपरेशन, राइट। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, द ड्रामेटिक क्राइसिस इन डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था, तो ये भी कंपटीशन हो जाएगा, डिस्कॉर्ड हो जाएगा। द एक्सेलरेशन ऑफ मल्टीलैटरल कोऑपरेशन इन ब्रिक्स, पर साथ ही साथ ये ब्रिक्स में कोऑपरेट भी कर रहे हैं, तो आप देख रहे हो कंपटीशन है, कोऑपरेशन है, कंपटीशन है, कोऑपरेशन है, राइट। एंड अटेम्प्ट्स टू फॉस्टर इकोनॉमिक एंगेजमेंट, दोनों अपना उस टाइम पे ट्रेड भी बढ़ा रहे थे। Yet nothing exemplified the state of ties more than the Himalayan standoff, which was the closest both countries came to drawing blood in over 3 decades. इसका मतलब क्या है? खैर जितनी भी चीजें हुई हैं इंडिया चाइना में, सबसे बड़ा हुआ था डोकलाम स्टैंड ऑफ। डोकलाम कहां है? हिमालयाज में ही है। तो हिमालयन जो स्टैंड ऑफ था सबसे क्लोजेस्ट था, ऑलमोस्ट दोनों कंट्रीज वॉर पे चली जाती, लड़ाई करने वाली थी। दैट्स व्हाट वी मीन बाय ड्रॉइंग ब्लड, मतलब अटैक करने वाले थे दोनों एक दूसरे को। अब बोल रहे हैं व्हाट लेड टू दिस टेल स्पिन मतलब डिटीरियोरेट हो रहे हैं इंडिया चाइना के रिलेशंस। वी विल नॉट फाइंड द क्लूज इन सम वैली और नैरो स्ट्रेच ऑफ रोड इन द अपर हिमालयाज। जो दोनों के बीच में डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था, उसका रीजन डोकलाम नहीं था, वहां नहीं है रीजन है ब्रॉडर दोनों की इमेज। नेक्स्ट पैराग्राफ में पता क्या लिखा है? Rather, the main reason has been the systematic build-up of negative images of how each side viewed others' foreign policy along with the collapse in geopolitical trust. इसका मतलब मेन रीजन लाए करता है कि दोनों एक दूसरे की पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी को ना एनिमी की नजर से देखते हैं, मिसट्रस्ट की नजर से देखते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, फॉर इंडिया China's attempt to raise its economic and political profile in the subcontinent was seen as a encroachment on and an affront to Indian authority in the neighborhood. चाइना हमारे नेबरहुड में हमारे खिलाफ हो रहा है, बांग्लादेश, श्रीलंका हमें सराउंड कर रहा है। अब चाइना की क्या प्रॉब्लम है इंडिया से? फॉर चाइना, इंडियाज परस्यूट ऑफ डीपर मिलिट्री एंगेजमेंट विद द फॉर्मर्स मेन स्ट्रेटेजिक राइवल द यूएस एंड जापान was viewed as a serious challenge to its future security. इंडिया जापान और यूएसए के साथ एंगेज कर रहा है, जो चाइना के स्ट्रेटेजिक राइवल है, ट्रेडिशनल राइवल है जापान और यूएसए, तो चाइना इसे खराब मानता है। Convinced that only an assertive policy would work, both Delhi and Beijing over the past 2 years began exploiting leverages and pressure points to the other side of balance. ठीक है, मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे को थ्रेट मान रहे हैं, इसलिए दोनों ना ऐसे ऐसे तरीके ढूंढ रहे हैं जिससे नुकसान पहुंचाया जा सके। इंडिया tilted closer to US, China towards Pakistan and on a scale not witnessed even during the Cold War years. तो एक तरह से दोनों लड़ रहे हैं, इंडिया यूएस की साइड जा रहा है, चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। Yet neither side has been able to extract any concession or improve the terms of, ये पॉलिसी फॉलो करने के बावजूद दोनों साइड ने कुछ अचीव नहीं करा, कुछ खटिया नहीं है इन्होंने, ठीक है, इन्होंने कुछ अचीव नहीं करा, बायलैटरल रिलेशंस वहीं के वहीं हैं ऑन अ रेंज ऑफ इश्यूज। जैसे इंडिया चाहता था, उस टाइम की बात कर रहे हैं, इंडिया चाहता था न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का मेंबर होना, चाइना ने ब्लॉक कर दिया। इंडिया चाहता था पाकिस्तान बेस्ड जो टेररिस्ट हैं वो मतलब उन्हें टेररिस्ट डेजिग्नेट किया जाए, मसूद अजहर वगैरह, मसूद अजहर, तो उस पे चाइना ने ब्लॉक लगा दिया कि हम पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट को टेररिस्ट नहीं मानते। दोनों ने ना हाइड्रोलॉजिकल कोऑपरेशन मांगी थी। इंडिया चाहता था कि ना जो हमारे इंडिया में रिवर्स आती हैं तिब्बत से, ब्रह्मपुत्र वगैरह, हम दोनों कोऑपरेट करें पानी को लेके। चाइना मना कर रहा है। अच्छा, चाइना की क्या नाराजगी है? चाइना कहता है जी आप हमारे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को क्रिटिसाइज करते हो। विद इंडियाज बॉयकॉट ऑफ BRI, चाइना टू फाउंड इटसेल्फ कन्फ्रंटिंग नॉट ओनली द मेजर होल्ड आउट अगेंस्ट इट्स फ्लैगशिप इंटरनेशनल इनिशिएटिव बट ऑल्सो इट्स मोस्ट सस्पिशियस एंड नॉन कोऑपरेटिव नेबर इन एशिया। के इंडिया ही एक लौता ऐसी कंट्री है, मेजर कंट्री मतलब एशिया में जो BRI ज्वाइन नहीं कर रही, तो चाइना को इस बात पे गुस्सा है। बीजिंग ऑल्सो नोटिस दैट न्यू दिल्ली वाज बिगिनिंग टू ओपनली इन्वॉल्व एक्सटर्नल पावर्स जापान और यूएसए टू कोलैबोरेट विद इट इन एन एंटी चाइना स्ट्रैटेजी इन साउथ एशिया एंड इंडियन ओशन। प्लस बीजिंग को एक और प्रॉब्लम है,
Worse still must have been the spectacle of India brandishing its Tibet card. उस टाइम पे इंडिया तिब्बत का इशू भी उठा रहा था। तिब्बत चाइना तिब्बत को अपना अटूट अंग मानता है, तो तिब्बत कार्ड भी इंडिया प्ले कर रहा था। तो तिब्बत को लेके भी इंडिया छेड़ रहा है चाइना को, तो चाइना को इससे भी प्रॉब्लम है। Such unbridled competition and rising cost to Indian and Chinese interest and Doklam was the tipping point. ठीक है, ये चीजें चलती जा रही हैं, अब ये चीजें सही जा रहे हैं, दोनों कंट्रीज करते सही जा रहे हैं। ठीक है, ये चीजें होती जा रही है, पर ये चीजों का ना कॉन्सिक्वेंस होता है, बिल्डअप हो जा रही है, बिल्डअप हो जा रही है, और बिल्डअप होते होते डोकलाम हो गया। और अभी भी यही सिचुएशन है, बिल्डअप होते होते ये गलवान वैली का स्टैंड ऑफ हो गया। ठीक है, was the tipping point appears to have persuaded both Prime Minister Narendra Modi and Xi Jinping that their policy was producing zero-sum outcomes and required some kind of course correction. ये चीजें होने के बाद दोनों कंट्रीज के लीडर्स ने रियलाइज ये करा है, मोदी जी और शी जिनपिंग जी ने, कि यार हमें ना कोर्स करेक्शन करनी पड़ेगी, हमें अपने रिलेशंस अच्छे करने पड़ेंगे। तभी इसके बाद इस कॉम्प्रिहेंशन में तो नहीं लिखा, बट ये जो डोकलाम के बाद ना इन्होंने एक इनफॉर्मल समिट किया था वुहान में। ठीक है, और इनफॉर्मल समिट फिर दोबारा किया चेन्नई में, ताकि हम अपने रिलेशंस बेटर कर सके, क्योंकि दोनों ने रियलाइज करा रिलेशन बेटर करने की जरूरत है। ये है जी जिस्ट आपके कॉम्प्रिहेंशन की। अब देखना कितने इजी से आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन इंक्रीजिंग चाइनाज डाउट्स अबाउट इंडिया। ठीक है, कौन सा फैक्टर नहीं है, कौन सी ऐसी इंडिया की हरकतें हैं जिसे चाइना की प्रॉब्लम रेज नहीं होती। ठीक है, इंडिया हैज यूज्ड द केस ऑफ तिब्बत एज अ वेपन टू कन्फ्रंट चाइना। चाइना को इससे प्रॉब्लम है, बिल्कुल। इंडिया हैज क्लोज बायलैटरल ट्रेड विद चाइना। इंडिया हैज क्लोज्ड मतलब बंद कर दिया, ऐसा तो नहीं हुआ है। इंडिया हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मिंग कोलिशन अगेंस्ट चाइनीज डोमिनेशन, ये तो हमने देख ही लिया है। इंडिया बॉयकॉटेड द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो भी सही बात है। तो नॉट अ फैक्टर कौन सा होगा, ऑप्शन बी, इंडिया हैज क्लोज बायलैटरल ट्रेड, ऐसा नहीं हुआ है। हमने करा ही था कंपटीशन कोऑपरेशन, कोऑपरेशन भी हो रही है, कंपटीशन भी हो रहा है। कोऑपरेशन कहां हो रही है, इकोनॉमिक फ्रंट पे भी हो रही है, ब्रिक्स में भी हो रही है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी हो रही है। चलो 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इमर्जिंग इंडो चाइना रिलेशनशिप। क्या बात सच है दोनों के रिलेशनशिप के बारे में। इंडिया एंड चाइना हैव बीन विलिंग टू गिव ईच अदर द अपर हैंड, दोनों एक दूसरे को अपर हैंड दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं, दोनों लड़ रहे हैं। चाइना हैज अ पॉजिटिव इमेज ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, बिल्कुल नहीं, नेगेटिव लिखा हुआ है, वर्ड एज इट इज लिखा हुआ है कॉम्प्रिहेंशन में। इंडियाज बॉयकॉट ऑफ बीआरआई अफेक्टेड चाइना, यस दिस इज ट्रू। बीआरआई इंडिया ने ज्वाइन नहीं करा, बॉयकॉट करा इंडिया ने, तो चाइना को प्रॉब्लम है इससे। इंडियाज रिस्पॉन्स हैज बीन कोर्डियल विद रिगार्ड टू हिमालयन स्टैंड ऑफ, नहीं, इंडिया का रिस्पॉन्स कोर्डियल नहीं है, ना ही चाइना का है, तो इसका आंसर सी होएगा, फटाफट होएगा। देखना, जो मेन कॉम्प्रिहेंशन में टाइम लगता है ना, वो सिर्फ रीडिंग में ही लगता है, क्वेश्चन तो यूं होते हैं जल्दी जल्दी। अच्छा, विच कंट्रीज आर चाइनाज मेन स्ट्रेटेजिक राइवल, कि इंडिया जिनके साथ कोलिशन नहीं बना रहा, चाइना के मेन स्ट्रेटेजिक राइवल्स हमने कराई है, यूएसए एंड जापान, फटाफट से ये हो जाएगा। चलो डी है इसका आंसर। 9th, which of the following statement is incorrect with regard to the passage? India's increasing ties with USA has been welcomed by China, बिल्कुल नहीं, तो आपको पहले ही पता चल गया ये इनकरेक्ट है, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं, A is incorrect। ठीक है, और लास्ट, what does the phrase drawing blood, हमने करा है ना पहले पैराग्राफ में, which was the closest both countries came to drawing blood in over 3 decades। drawing blood का मतलब क्या होगा, टू अटैक ईच अदर, है ना, टू परफॉर्म एन इंसिजन ऑन समवन, सर्जरी थोड़ी कर रहे हैं एक दूसरे की, टू मेक समवन वेरी एंग्री, नहीं, टू अटैक ईच अदर, यस, टू मैच अप टू ईच अदर इन टर्म्स ऑफ कॉम्बैटेबिलिटी, ये तो कर ही रहे हैं। ड्रॉइंग ब्लड का मतलब ये नहीं होगा, आपको सेंटेंस में ड्रॉइंग ब्लड जहां यूज हुआ है उसी से पता चल जाएगा ड्रॉइंग ब्लड का मतलब क्या है। ऑलराइट, तो आप देख ही सकते हो कितने ये जल्दी भी हो जाता है और फ्री के नंबर भी हैं। ठीक है, जो हमें टाइम लगा है ना, वो लगा किस लिए है कि मैं आपको समझा रहा हूं कैसे करना है। ओके, एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगेगा। अब हम ना इंग्लिश स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, जो कंपलसरी इंग्लिश के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं सीसैट में, राइट। नाउ इंग्लिश स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए ना जनरली क्वेश्चन आते हैं वोकैबुलरी से रिलेटेड, कि एक वर्ड दे देंगे, उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो या तो आपसे पूछ लेंगे उसके सिनोनिम्स, यानी कि उससे रिलेटेड कौन से वर्ड्स हैं, उस वर्ड के मीनिंग से मिलते जुलते वर्ड्स कौन से हैं, या एंटोनिम्स पूछ लेंगे। एंटोनिम्स का मतलब उसके ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स कौन से हैं, राइट। तो 3 क्वेश्चन हम ऐसे देख लेते हैं, एक सिमिलर मीनिंग वाला हो जाएगा, 2 सिमिलर मीनिंग वाले और एक ऑपोजिट मीनिंग वाला। और ये पास्ट ईयर सीसैट के पेपर में पीपीएससी ने पूछा हुआ है। तो यहां 13-14 क्वेश्चन नंबर क्या है,
पहले तो पढ़ना है इसे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 13 and 14 हैव अ वर्ड ईच इन द बोल्ड followed by 4 choices. In each question, find out which of the choices is similar या closest in meaning. Same meaning वाले कौन से शब्द होंगे, ठीक है? तो जैसे इसमें पहला आ गया abolition, जैसे कि abolition जनरली ऐसे यूज होता है ना कि the state abolished this tax, state government abolished salt tax, state government abolished sales tax. abolish मतलब खत्म कर देना। अब बाकी देखो आप ऑप्शन ए है फिक्सेशन। फिक्सेशन का मतलब तो ये होता है ना कि आप किसी चीज पे फिक्सेटेड हो, कि यार एक इंसान है वो सारा टाइम ना डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पढ़ता रहता है, या जितने भी अमेरिका के कॉमेडियंस हैं ना वो डोनाल्ड ट्रंप पे ही जोक्स बनाते रहते हैं। तो हम पता क्या कहेंगे, दीज कॉमेडियंस, दीज अमेरिकन कॉमेडियंस आर फिक्सेटेड ऑन डोनाल्ड ट्रंप, या दे हैव अ फिक्सेशन विद डोनाल्ड ट्रंप, राइट? तो वो तो किसी पे अटैच हो जाना होता है, फिक्सेशन। दूसरा एक्सटर्मिनेशन। एक्सटर्मिनेशन का मतलब है खात्मा कर देना, खत्म कर देना। नाउ एक्सटर्मिनेशन और अबॉलिशन मिलते जुलते शब्द हो सकते हैं। देन इंस्टिगेशन। इंस्टिगेशन का मतलब तो होता है उकसाना, आप किसी को उकसा रहे हो, ठीक है? इंस्टिगेशन और अबॉलिशन तो सेम नहीं होगा। सरकार सॉल्ट टैक्स उकसा थोड़ी रही है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, तो इंस्टिगेशन नहीं है। इनएक्शन मतलब आप काम नहीं कर रहे, ठीक है? इनएक्शन मतलब पैसिव पड़े हुए हो, ठीक है? तो बेस्ट पॉसिबल इसका मीनिंग कौन सा हो सकता है, या पर्यायवाची कौन सा हो सकता है? एक्सटर्मिनेशन। द वर्ड विद सिमिलर मीनिंग टू अबॉलिशन कैन ओनली बी एक्सटर्मिनेशन, ठीक है? बिल्कुल सिमिलर सा ऐसा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रेव। क्रेव का मतलब होता है यार मुझे ना छोले भटूरे की क्रेविंग हो रही है, यार मुझे कोल्ड ड्रिंक की क्रेविंग हो रही है ना? क्रेव करना किसी चीज को, तलब जिसे कहते हैं, ठीक है? नाउ क्रेव का कौन सा होएगा? ऑप्शन ए दिया हुआ डिसडेन। डिसडेन मतलब किसी के प्रति थोड़ी सी घृणा होना, कि आई हैव अ disdain for this guy, या I have a disdain for this country, I have a disdain for this state, है ना? घृणा होना किसी की तरफ, नफरत होनी। disdain तो नहीं होगा क्रेव। डिजायर। डिजायर हो सकता है, मेरे को कोल्ड ड्रिंक की क्रेविंग हो रही है, मुझे कोल्ड ड्रिंक की डिजायर हो, कोल्ड ड्रिंक पीने की डिजायर हो रही है, राइट? तो डिजायर हो सकता है। कोलैप्स तो मतलब ढह जाना, ये नहीं हो सकता। सीरियस तो मतलब गंभीर होना, वो तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। तो इसका भी ऑप्शन क्या होगा? बी। अब ऑपोजिट वर्ड वाले वे देख लेते हैं। नाउ एक वर्ड, अगर आपने स्कूल में, अगर आप सीबीएसई से पढ़े हो या आईसीएसई से पढ़े होगे पहले के जमानों में, तो हम ना तो सीबीएसई आईसीएसई वाले ना शेक्सपियर का प्ले भी करवाते थे एक टाइम पे। शेक्सपियर के जो प्लेज होते थे, शेक्सपियर जब हुआ है ना इंग्लैंड में, तब उस टाइम पे इंग्लिश थोड़ी अलग सी होती थी, ठीक है? एलिजाबेथियन इंग्लिश यूज होती थी। तो जो कॉमनर्स होते थे ना, क्राउड होता था, जो जैसे हम कहते हैं जनता, आम जनता, तो आम जनता के लिए उस टाइम पे बड़ा पॉपुलर वर्ड था प्लेबियन, ठीक है? और ये वर्ड इतना पॉपुलर है कि आज भी यूज होता है, पर आज इतना ज्यादा यूज नहीं होता। उस टाइम पे बहुत यूज होता था ये प्लेबियन वर्ड। प्लेबियन का मतलब आम जनता। अब प्लेबियन का ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है। प्लेबियन का मतलब कॉमनर हो सकता है, आम आदमी, मैंगो पीपल, बिल्कुल सही। हम्बल हो सकता है, हम्बल भी हो सकता है, हम्बल बैकग्राउंड से है कोई, हम्बल बिगिनिंग से है, हो सकता है। ऑपोजिट नहीं है प्लेबियन का। प्रोमिनेंट, खास आदमी। खास आदमी तो नहीं है, प्लेबियन तो मतलब है कॉमन इंसान, आम जनता। प्रोमिनेंट मतलब वीआईपी लोग, खास आदमी। तो प्रोमिनेंट इसका ऑपोजिट होएगा। इम्पॉवरिश तो वही बात होगी जो गरीब तबका है, दबाया हुआ तबका है। ऑलराइट, तो इसका 15th का प्लेबियन का ऑपोजिट होगा प्रोमिनेंट। 15th क्वेश्चन का आंसर होगा सी। नाउ पास्ट ईयर पेपर में से ना मैं आपसे एक और क्वेश्चन साझा करना चाहता हूं, एक और क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूं। वो इसलिए कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो लॉजिकल रीजनिंग का ही है, लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट ही है, बट आप इसे इंग्लिश की नॉलेज से भी कर सकते हो, ठीक है? कि अगर आपको जनरल इंग्लिश की नॉलेज है, उससे भी आप इस लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन को कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं कि आपको पता हो कि ऐसे क्वेश्चन भी पीपीएससी सीसैट में पूछ सकता है ना। क्वेश्चन क्या है? 2018 में पीपीएससी ने क्या सवाल पूछा था? 64 नंबर क्वेश्चन, वैसे तो सेट के हिसाब से अलग होता है। खैर, 2018 में पीपीएससी ने सीसैट में ये एक सवाल पूछा था। द क्वेश्चन गिवन बिलो कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ वर्ड्स व्हिच हैव अ सर्टेन रिलेशनशिप टू ईच अदर, फॉलोड बाय 4 पेयर्स ऑफ वर्ड। सेलेक्ट द पेयर व्हिच हैज द क्लोजेस्ट रिलेशनशिप एज दैट ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द क्वेश्चन। मतलब हम आपको, पीपीएससी कहता है, हम आपको एक पेयर ऑफ वर्ड देंगे, उनका आपस में रिलेशन होएगा कोई, उस रिलेशन को आपने आइडेंटिफाई करना है और फिर उसके हिसाब से ये 4 ऑप्शंस देखनी है
और फिर आपने वो ऑप्शन चूज कर रही है जिसमें आपको लगता है कि ये वाला जो रिलेशनशिप है ये इस ऑप्शन में जो वर्ड दिए हुए हैं उनके रिलेशनशिप से मैच करता है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल क्या है, इसके क्वेश्चन में इन्होंने वर्ड दिया हुआ है ट्रेन और डीजल। नाउ ट्रेन और डीजल का क्या कॉम्बिनेशन है, क्या रिलेशन आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि डीजल ट्रेन का फ्यूल होता है, बिना डीजल के ट्रेन नहीं चल सकती, राइट। तो अब आप बाकी कॉम्बिनेशन देखो और देखो कौन सा बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, कौन सा बेस्ट पॉसिबल पेयर है जिसमें जो वर्ड्स हैं उनका जो रिलेशनशिप है इस ट्रेन डीजल के रिलेशनशिप से मैच करता है, राइट। कार और व्हील, गाड़ी और पहिया ना, व्हील इज नॉट अ फ्यूल ऑफ कार, व्हील का पार्ट है कार का, फ्यूल नहीं है। बॉयलर एंड स्टीम ना, बॉयलर में से तो स्टीम निकलती है, बॉयलर स्टीम यूज करके थोड़ी चलता है, स्टीम बॉयलर का फ्यूल थोड़ी है, ठीक है। बाइसिकल पेडल, अगेन पेडल बाइसिकल का पार्ट है, उसका फ्यूल नहीं है। रॉकेट प्रोपेलेंट, हां ये है, क्योंकि रॉकेट का जो फ्यूल होता है उसे हम प्रोपेलेंट भी कहते हैं, बिना प्रोपेलेंट के रॉकेट आगे प्रोपेल नहीं होगा, राइट। तो ये जो रिलेशनशिप है बेस्ट मैच करता है इसके साथ। तो आप अपनी इंग्लिश के नॉलेज से भी इसे सॉल्व कर सकते हो। एलआर का था, लॉजिकल रीजनिंग का तो बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ऑलराइट। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये मेरा पर्पस आपको ये बताने का इसलिए था कि आपको किस स्ट्रैटेजी के साथ ऐसे वाले क्वेश्चंस करने चाहिए। जो मैथ्स वाले क्वेश्चंस होंगे, जो आपके क्वांट के क्वेश्चंस होंगे या लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, वो तो आप कर ही रहे हो मनीष सर और हमारे नकुल सर के साथ। बट ये जो ऐसे बेसिक नॉलेज से, जो आप बस रीडिंग करके नॉर्मल लैंग्वेज की नॉलेज से आप जो क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हो, वो पर्पस था मेरा आपको बताना कैसे कर सकते हो आप। Alright, so that's it from my side, guys. I hope you liked today's lecture. But if you still have any doubts, then please write those doubts in the comment section below. I'll see you next time with more stuff. Thank you.